अनामिका, तेरी शादी का लहंगा कितना प्यारा है, कम से कम 1.5-2 लाख का तो होगा ही। और ये ज्वेलरी भी कितनी अच्छी है। ये सारी ज्वेलरी सच में गोल्ड की है? हाँ, सारी ज्वेलरी गोल्ड की है, और होगी भी क्यों नहीं। मैं अपने पापा की इकलौती बेटी हूँ। अगर वो मेरी शादी में पैसे खर्च नहीं करेंगे तो कब करेंगे। पता है, ये लहंगा ना पूरे 2.5 लाख रुपए का है। मेरे पापा के पास बहुत पैसा है। तुमने देखा नहीं मेरे पापा दहेज में क्या क्या दे रहे हैं? होम एक्सेसरीज, ज्वेलरी, पैसे, और तो और कार भी। अनामिका तो बहुत लकी है, काश मेरे पापा भी ऐसे ही होते। अनामिका अपने बिजनेसमैन पिता महेंद्र सिंह की इकलौती औलाद थी। अनामिका को शुरू से ही अपने पिता के पैसों पर काफी घमंड रहा था। शादी में भी अनामिका के पिता महेंद्र सिंह किसी भी चीज की कमी नहीं छोड़ते। लाखों करोड़ों रुपए का दहेज लेकर अनामिका शादी कर अपने ससुराल आती है। गृह प्रवेश में, भाभी कैसा लगा आपको अपना नया घर? पता है, मम्मी ने सारे घर का इंटीरियर आज के जमाने के हिसाब से करवाया है, और आपकी रूम में आपका फेवरेट पेंट भी करवाया है। अच्छा है, लेकिन कुछ ज्यादा खास नहीं है। मेरे घर का इंटीरियर तो तुमने देखा ही है। पता है, पूरे 30 लाख रुपए लगे थे इंटीरियर डिजाइनिंग करवाने में। और ये घर भी थोड़ा छोटा नहीं है? मेरा घर तो इससे डबल साइज में है। बहू, हम तो शुरू से इसी घर में रहे हैं, तो हमें ये कभी छोटा नहीं लगा। पर तुम्हें छोटा लग रहा है तो कोई बात नहीं, कुछ टाइम बाद तुम्हारे और नितिन के लिए हम नया फ्लैट ले लेंगे, जैसा तुम्हें चाहिए होगा। इसकी कोई जरूरत नहीं है, वो भी आप कहीं 2 BHK ना ले ले। मेरे डैड ने ऑलरेडी मेरे लिए 4 BHK फ्लैट ले रखा है। अरे भाई, अब घर और फ्लैट की ही बात करते रहोगे या बाकी की रस्म भी करनी है? मुझे तो बहुत जोरों की भूख लगी है, मैं चला खाना खाने, तुम औरतें करो अपनी रस्म। ममता और मोना अनामिका को बाकी की रस्मों के लिए ले जाती है। अनामिका की शादी को अभी कुछ दिन हुए थे, इसलिए आए दिन मेहमान अनामिका से मिलने के लिए आते रहते थे। बहू, आज तुम्हारे कोलकाता वाले मौसा मौसी जी आ रहे हैं, उन्हें चाय का बड़ा शौक है, तो मस्त अदरक वाली चाय बनाना। और आज तुम अपने साथ वो नया क्रॉकरी का सेट लाई हो ना, उसी में ही चाय लेकर आना, अच्छा लगेगा। वो क्रॉकरी का सेट तो पापा ने मेरे लिए दिया था। अभी तो बहू को आए 4 दिन भी नहीं हुए, और ये लोग बहू के दहेज पर हक जमाने लगे। होती होंगी वो बहुएं जो अपना दहेज अपने ससुराल वालों को दे देती है, लेकिन मैं ऐसे नहीं हूं। 20,000 का क्रॉकरी का सेट मैं इनके मेहमानों के लिए क्यों इस्तेमाल करूं भाई? अनामिका चाय बनाकर नॉर्मल कप में ही ले आती है, जिसे देखकर, अरे बहू, मैंने तुम्हें वो नई वाली क्रॉकरी में चाय लाने के लिए कहा था ना, उसमें क्यों नहीं लाई बेटा? वो माँ जी, मेरे मायके से इतना सारा दहेज का सामान आया है ना, मैंने तो आधा खोला ही नहीं है। अब मैं कहाँ ढूंढती वो नया क्रॉकरी सेट, तो इसी में चाय ले आई। अपने दहेज के घमंड में चालाकी दिखाते हुए अनामिका अपना नया क्रॉकरी टी सेट अपने ससुराल वालों को इस्तेमाल करने नहीं देती। इसी तरह अब कुछ दिन गुजर जाते हैं। अनामिका आज बाहर से शॉपिंग करके आई थी, और जैसे ही हॉल में आती है तो देखती है उसके दहेज में लाए हुए टीवी पर उसके सास ससुर मूवी देख रहे हैं। शर्म नहीं आती ने? बहू के दहेज में लाए हुए टीवी पर किस तरह हक जमा रहे हैं ये? टीवी में अपने रूम के लिए लेकर आई थी, लेकिन इन लोगों ने इसे हॉल में लगवा लिया। आ गई बहू तो शॉपिंग से, देख कितनी बढ़िया मूवी आ रही है, आजा तू भी हमारे साथ बैठकर देख ले, मूड अच्छा हो जाएगा। नहीं माँ जी, आप लोग ही देखिए, वैसे भी कहाँ पहले आपने इतनी बड़ी स्क्रीन वाले टीवी पर मूवी देखी होगी, हैं? आप एंजॉय करिए, आती हूँ मैं। अनामिका के ऐसे मीठे मीठे ताने उसके सास ससुर को थोड़े खटकते तो थे, लेकिन वो अनामिका से कुछ नहीं कहते। ऐसे ही कुछ समय और गुजरता है। अनामिका अपने कमरे में अपने न्यू डायसन से बाल स्ट्रेट कर रही थी, तभी मोना अनामिका के कमरे में आती है। वाह भाभी, आपके पास डायसन है? हाँ, तो मेरे डैड ने मुझे शादी में दिया है, गिफ्ट किया है। भाभी, क्या मैं एक बार यूज कर सकती हूँ? इतना कहकर मोना अनामिका से डायसन लेती है और इस्तेमाल करने लगती है। मोना, ये डायसन मेरे डैड ने मेरे लिए दिया है, इस समय अपने दहेज में लेकर आई हूँ। अगर इतना ही डायसन इस्तेमाल करने का शौक है तो अपने मम्मी पापा से कहकर मंगवा लो ना। भाभी, तो क्या हुआ अगर मैंने आपका डायसन इस्तेमाल कर लिया तो? ननद भाभी में तो ये सब चलता है। अरे बहू, क्या हुआ? तेरे चिल्लाने की आवाज बाहर तक आ रही है, सब ठीक तो है ना? माँ जी, अपनी बेटी को समझा दीजिए कि मेरे दहेज की चीजों से दूर रहे। अगर इसे इतना ही डायसन का शौक है तो मंगवा दीजिए इसके लिए। मोना को अनामिका पर काफी गुस्सा आता है, लेकिन ममता इशारे से मोना को चुप रहने के लिए कहती है। और अब ऐसे ही कुछ टाइम गुजर जाता है। अनामिका घर के कुछ काम कर रही थी और देखती है कि उसके दहेज के सोफे पर उसके सास ससुर बैठकर आराम से खाना खा रहे हैं।
आज तो पुलाव काफी बढ़िया बनाया तुमने, मानना पड़ेगा। माँ जी वो तो अच्छा लगेगा ही ना पुलाव, मैं जो दहेज में चावल लाई थी वही इस्तेमाल किए। वैसे बहू तुम्हारे पिताजी ने दहेज में काफी कुछ दिया है, भला इतना सब कुछ देने की क्या जरूरत थी? जरूरत कैसे नहीं थी पापा जी, आप तो जानते हैं मेरे पापा कितने बड़े बिजनेसमैन हैं, ऊपर से मैं उनकी इकलौती बेटी हूँ। वो मेरे दहेज में भला कैसे किसी चीज की कमी छोड़ दें। अब ये सोफा ही देख लीजिए, इतना मुलायम है कि आप दोनों तो पूरा दिन इस पर से उठते ही नहीं, खाना पीना सब इस सोफे पर ही करते हैं। अनामिका इनडायरेक्टली अपने सास ससुर को ताना देकर अपने कमरे में चली जाती है। अब ऐसे ही समय बीतता रहता है। आज ममता अपनी सोसाइटी की औरतों के साथ किटी पार्टी कर रही थी, जिसके चलते ममता ने सुंदर सी साड़ी और ज्वेलरी पहनी थी। मानना पड़ेगा ममता जी, चमक तो आपके चेहरे की वैसी है जैसे 27 साल पहले थी। अभी भी आप जवान लगती हो। हाँ बीना, आपको बस मौका चाहिए मेरी तारीफ करने का। अच्छा अब मैं चलती हूँ, बहू को कह देना मुझे आने में रात हो जाएगी। ममता जैसे ही घर से बाहर निकलने लगती है कि अनामिका आ जाती है और अपनी सास को इतना सजा धजा देखकर, अरे माँ जी इतना सच धज कर कहाँ जा रही हैं? अरे वो सोसाइटी में किटी पार्टी है ना, वहीं जा रही हूँ। अच्छी लग रही हो ना? अच्छी तो लगोगी ना माँ जी, मेरे दहेज में लाई हुई साड़ी जो पहनी है और ये सेट भी तो मैं दहेज में ही लेकर आई थी। वैसे एक बात कहूँ, बुरा मत मानिएगा, लेकिन इस उम्र में इतना सजना सवरना आपको शोभा नहीं देता। मेरा मतलब इस उम्र में कहाँ ये सब किटी पार्टी वगैरह अच्छा लगता है। घर पर बैठिए और भगवान को याद करिए। बहू बूढ़ी हो चुकी हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जिंदगी जीना ही छोड़ दूं। इससे पहले अनामिका अपनी सास को कुछ जवाब देती कि नितिन आ जाता है। अरे आप तो किटी पार्टी में जाने वाली थी ना, अभी तक गई नहीं? मैं भी माँ जी को वही कह रही थी, जल्दी से जाइए वरना लेट हो जाएंगी। वैसे माँ जी साड़ी पर ये वाला सेट ना ज्यादा सूट नहीं कर रहा, मेरे पास एक और सेट है, आप वो ट्राई कीजिए ना, वो ज्यादा अच्छा लगेगा। अनामिका सामने तो अपने सास ससुर को अपने दहेज को लेकर ताने देती, लेकिन अपने पति के सामने अनामिका बिल्कुल शरीफ बन जाती। वहीं बहू बेटे में कोई बहस ना हो इसलिए ममता भी चुप रहती है। इसी तरह समय गुजरता रहता है। अखिलेश खाने के लिए बाहर से एक दिन ड्रैगन फ्रूट, एवोकाडो जैसे फल मंगवाता है। ये देखकर पापा जी अगर फल खानी ही है तो घर में केले सेब रखे हैं वो खाइए ना, इतने महंगे फल मंगवाने की क्या जरूरत थी। लेकिन बहू डॉक्टर ने ही मुझे यही खाने को बोला है, और क्या हो गया अगर मैंने ये मंगवा लिया तो? हमारे घर में तो ये फल आते रहते हैं। हाँ पापा जी, लेकिन मेरे दहेज के पैसे या मेरे पति के पैसों से आप लोगों की तो उम्र हो चुकी है, लेकिन अभी हमें तो पूरी जिंदगी देखनी है ना। इस तरह खर्च होता रहेगा तो सब कैसे चलेगा। अब आप मेरे मायके की तरह थोड़ी ना इतने अमीर हैं। जहाँ पहले अखिलेश ममता अनामिका की बातों को नादानी में ले रहे थे, तो वहीं अब अनामिका की ये बातें अखिलेश और ममता को तीर के चुभने जैसा काम करती। आज काफी समय बाद पूरा परिवार कहीं घूमने के लिए जा रहा था। अखिलेश ममता सबसे पहले नीचे आकर अनामिका की दहेज में लाई हुई गाड़ी में बैठने जा रहे थे कि अनामिका आ जाती है। अरे आप लोग इस गाड़ी में क्यों बैठ रहे हैं? कोई दिक्कत है क्या इस गाड़ी में बहू? ये गाड़ी मुझे मेरे पापा ने मेरे और नितिन के लिए दी थी, और बहू बेटी की गाड़ी में कौन से माँ बाप बैठते हैं? अब इतनी स्टाइलिश गाड़ी में आप बैठेंगे, अच्छा थोड़ी ना लगेगा। आप अपनी वो पुरानी वाली गाड़ी में बैठिए जाकर। अनामिका इतना बोल रही थी तभी वहां नितिन आ जाता है। अरे मम्मी पापा अब अभी तक गाड़ी में बैठे नहीं, जल्दी बैठिए, मैं और अनामिका दूसरी वाली गाड़ी से आ रहे हैं। नितिन बेटा एक काम करो, तुम अनामिका को लेकर इस गाड़ी से चले जाओ, दूसरी गाड़ी से हम आ जाएंगे। अरे लेकिन क्यों, इस गाड़ी में कोई दिक्कत है क्या? नहीं बेटा, ये गाड़ी थोड़ी ना आज के जमाने की है, और मुझे इस तरह की गाड़ियों को चलाने की आदत नहीं है, कहीं कोई गलत बटन दब जाए तो तुम चलो हम पुरानी गाड़ी में आते हैं। चलो, मेरे सास ससुर में थोड़ी तो शर्म है। अब मैं बैठूंगी आराम से अपनी दहेज की गाड़ी में। अपने अमीर बाप के दहेज पर अनामिका हद से ज्यादा घमंड कर रही थी, जिसकी खबर नितिन को बिल्कुल भी नहीं थी। वहीं चुपचाप अनामिका के सास ससुर ये सारी चीजें बर्दाश्त कर रहे थे। इसी तरह अब कुछ समय और गुजरता है। आज अखिलेश अपने दोस्तों को घर पर बुलाकर पार्टी दे रहा था, जिसे देखकर अनामिका कहती है, इन लोगों में तो शर्म नाम की चीज ही नहीं है। कैसे मेरे दहेज में लाए हुए पैसों को उड़ाकर ये लोग पार्टियां कर रहे हैं। ये सब मैं अपने साथ दहेज में लेकर आई थी। इन लोगों को जितने भी ताने दो कम है। अब तो मैं इन लोगों की ऐसी बेइज्जती करूंगी कि जिंदगी भर याद रखेंगे।
अब अनामिका पार्टी में आए कुछ मेहमानों के पास जाती है। अरे अनामिका बेटा, कैसी हो तुम? तुम्हारे सास ससुर तुम्हारी बड़ी तारीफ करते हैं। वैसे पार्टी का इंतजाम तुमने काफी अच्छे से किया है, खाने पीने की चीज भी काफी बढ़िया है। वो तो होगी ही ना, ये बीबीक्यू में अपने दहेज में जुलाई थी, और तो और पार्टी का सारा इंतजाम भी मेरे दहेज के पैसों से ही हुआ है। वो क्या है ना, मेरे सास ससुर के पास कहाँ इतने पैसे हैं जो इतनी अच्छी पार्टी दे सके। ममता अनामिका की सारी बातें सुन रही थी, लेकिन मेहमानों की वजह से ममता अनामिका से कुछ नहीं कहती। और जब पार्टी खत्म होती है, यह सब क्या था बहू? इस तरह अपने सास ससुर की बेइज्जती कौन करता है? माँ जी, इसमें बेइज्जती वाली क्या बात है? अब जो सच है तो पार्टी का सारा खर्चा तो मेरे पापा के दहेज के पैसों से हुआ है। जब पार्टी करने में शर्म नहीं आई तो खर्चा किसने किया ये बताने में क्यों शर्म भई? इससे पहले कि ममता अनामिका से कुछ कहती, अनामिका वहां से चली जाती है। ऐसे ही कुछ समय गुजरता है। ममता अपनी बेटी मोना के साथ बालकनी में बैठकर कॉफी पी रही थी, तभी अनामिका आती है। अरे वाह, कॉफी पी जा रही है अकेले अकेले, और मुझे किसी ने बुलाया भी नहीं। भाभी, आज मैंने काफी टेस्टी कॉफी बनाई है, मैं आपके लिए भी लेकर आती हूँ। अरे नहीं, अब रहने दो, मैं बाहर से मंगवा कर पी लूंगी। वैसे माँ जी, आपके गोल्ड के झुमके लग तो रहे काफी अच्छे। पर इस उम्र में ना आपका गोल्ड पहनना सूट नहीं करता। मैंने तो देखा है जो सासें होती है वो अपनी गोल्ड की ज्वेलरी अपनी बहू को दे देती है, लेकिन यहाँ तो ऐसा कुछ है ही नहीं। भाभी, आप इनडायरेक्टली माँ से उनकी गोल्ड की ज्वेलरी क्यों मांग रही हैं? आपके पास तो पहले से ही इतनी ज्वेलरी है। अरे मोना, ऐसे नहीं बोलते। बहू सही तो कह रही है। देख बहू, अगर तुझे झुमके इतने ही पसंद है तो ये तू ले ले, पहने से मैं कुछ और डाल लूंगी। वैसे भी काफी भारी है, कानों में दुखता है। ममता बिना कुछ बोले अपनी बहू को सोने के झुमके दे देती है, और ऐसे ही अब कुछ समय और गुजरता है। आज ममता और अखिलेश की 28वीं सालगिरह होती है, जिसके चलते नितिन उन्हें लंदन जाने की टिकट गिफ्ट करता है। पापा, आप माँ को कब से लंदन ले जाना चाहते थे ना, ये देखिए मैं आपके लिए क्या लेकर आया हूँ। पूरे 2 हफ्ते का टूर है लंदन का। मैंने पहले से ही होटल और घूमने की सारी जगह बुक कर दी है। परसों की आप लोगों की फ्लाइट है। अरे बेटा, इतना महंगा गिफ्ट देने की क्या जरूरत थी? हम तो सोच रहे थे इस बार शिरडी हो आएंगे। अरे शिरडी तो आप हर साल आते जाते हैं, इस बार लंदन जाइए। चलिए अब आप जल्दी से जाने की पैकिंग कर लीजिए, मैं थोड़ा काम निपटा कर आता हूँ। अखिलेश को टिकट देकर नितिन कुछ काम के लिए बाहर जाता है। नितिन के जाते ही, आप लोगों पे जरा भी शर्म नहीं है क्या? मेरे पति के इतने पैसे उड़वा दिए, पहले मेरा दहेज, अब मेरे पति के पैसे। अरे इस उम्र में कुछ ज्यादा ही शौक नहीं चढ़ा आप लोगों को घूमने का? इतना ही घूमने का शौक है तो खुद के पैसों का इस्तेमाल क्यों नहीं करते? अरे बस भी करो तुम। जब से इस घर में आई हो, कभी हमें अपने दहेज का ताना देती हो, कभी अपने पति के पैसों का। नितिन, तुम्हारा पति होने से पहले हमारा बेटा है, और तुम जानती क्या हो हमारे बारे में? जानने का शौक भी नहीं है। वो तो शुक्र मनाए कि मैं अपने साथ दहेज में इतना सारा सामान और पैसा लाई, वरना वही पहले की तरह मिडिल क्लास जिंदगी जी रहे होते आप सब। अनामिका अपने सास ससुर को कुछ कहने का मौका नहीं देती और उन्हें सुनाने लगती है। तभी अचानक वहां पर अनामिका के पिता महेंद्र आते हैं और अपनी बेटी को इस तरह अपने सास ससुर से बात करता देख, अनामिका। पापा, आप यहाँ कैसे? और आपने आने से पहले मुझे बताया क्यों नहीं? अगर बता देता तो मुझे पता कैसे चलता कि तुम अपने सास ससुर से किस तरह पेश आती हो। ये क्या तरीका है अपने सास ससुर से बात करने का? सारी तमीज भूल गई हो क्या? मैंने तुम्हें ये सिखाया था। पापा, आप मुझ पर क्यों चिल्ला रहे हैं? मैंने कुछ गलत नहीं कहा। मैं जब से इस घर में आई हूँ तब से ये लोग बस मेरे दहेज का इस्तेमाल कर रहे हैं, और अब तुम मेरे पति के पैसों को भी हवा में उड़ा रहे हैं। क्या मेरा इतना भी हक नहीं इन्हें इन चीजों को करने से रोकने का? तू जानती क्या इन लोगों के बारे में? मेरी गलती थी जो मैंने तुझे कभी ज्यादा कुछ बताया नहीं। महेंद्र भाई साहब, चुप हो जाइए, बात और बढ़ेगी, रहने दीजिए। नहीं अखिलेश, बस बहुत हुआ। अगर मैं अभी से कुछ नहीं कहता तो इसकी बदतमीजी और आगे बढ़ती जाएगी, जो मैं नहीं चाहता। ये मामूली से पहनावे वाले तेरे सास ससुर अपने टाइम में गवर्नमेंट जॉब पर काफी अच्छी पोस्ट पर रह चुके हैं, जो महीने का लाखों कमाते थे। तुम्हें ये लगता है ना तुम्हारी शादी का लहंगा, ज्वेलरी, ये सब मैं लेकर आया था? नहीं, ये सब इन्होंने दिया था। तुम्हें याद है 2 साल पहले मुझे बिजनेस में कितना बड़ा लॉस हुआ था? बिजनेस बंद करके घर बेचने की नौबत आ गई थी, लेकिन इन्होंने मेरी मदद की, और तुम इन्हें अपने दहेज का ताना दे रही हो। अरे जितने का मैंने तुम्हें दहेज दिया है ना, उससे ज्यादा इनकी 1 महीने की पेंशन है। इन लोगों ने भले ही तुमसे कुछ ना कहा हो, लेकिन मैं चुप नहीं रहूंगा।
अपने सास ससुर की सच्चाई जानकर अनामिका के तो होश ही उड़ जाते हैं। वहीं आज अनामिका को अपने सास ससुर के सामने काफी शर्मिंदगी महसूस होती है। माँ जी, पापा जी, मुझे माफ कर दीजिए। मैं आपकी 1 महीने की पेंशन के पैसे जितने दहेज पर कितना घमंड कर रही थी। आपके सादगी से रहने के तरीके से मैं जान ही नहीं पाई कि आप तो मेरे पापा से भी दुगने अमीर हैं। पैसों के घमंड में आकर मैंने आप लोगों की काफी इंसल्ट की। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, वरना मेरे पापा भी मुझे माफ नहीं करेंगे। बहू, माफी मांगने वाली कोई बात नहीं है, लेकिन हमेशा एक बात याद रखना, जरूरी नहीं जो सादगी से अपना जीवन जीते हैं वो हमेशा गरीब हो या उनके पास पैसों की कमी हो, ये भी जरूरी नहीं। हमें सादगी से जीवन जीने की आदत है और हम अपने शौक भी पूरे करते हैं। बहू, अब तो तुम्हें ये बात समझ में आ गई होगी कि हम तो तुम्हारे अपने हैं, इसीलिए हमने तुम्हें कभी कुछ ज्यादा नहीं कहा, लेकिन बाहर वालों को हम कुछ नहीं कह सकते। अब तुम इस तरह अपना मन उदास मत करो, तुम्हें आज जीवन की एक अच्छी सीख मिली है। पापा, आपने भी मुझे माफ कर दिया ना, मैं दोबारा ऐसा नहीं करूंगी। तुम मुझसे वादा करो कि तुम अपने सास ससुर का अच्छे से ध्यान रखोगी और उनसे तमीज से पेश आओगी, तो ही मैं तुम्हें माफ करूंगा। पापा, मैं आप लोगों का बहुत ध्यान रखूंगी और एक अच्छी बहू बनकर दिखाऊंगी। चलिए फिर इसी बात पर मुंह मीठा करते हैं। वैसे भी आज हमारी शादी की सालगिरह है, जो हुआ उसे भूल जाते हैं। शाम को मिलकर घर पर सब एक पार्टी करेंगे। ममता अपनी बहू को गले से लगा लेती है, जिसके बाद अनामिका सभी के साथ मिलकर शाम की पार्टी की काफी अच्छे से तैयारी करती है। साथ ही दहेज के घमंड के साथ साथ अनामिका अपने अंदर से भी घमंड को खत्म करती है और सिर्फ घर वालों के साथ ही नहीं बल्कि बाहर वालों के साथ भी हमेशा अच्छे से पेश आती है। ओह हेलो लेडीज, व्हाट्सएप। बुआ, आप ऐसे मत किया करो, सच्ची बोल रही हूँ, बहुत क्रींज लगता है। अरे चुप कर क्रींज की बच्ची, मैं आज की औरत हूँ, मॉडर्न, इसलिए आज वाली भाषा बोलती हूँ। वो क्या कहते हैं, जेन जेड वाली। जेन जेड नहीं बुआ जी, जेनजी। यस, इट्स जेनजी। आई होप आपको अब समझ में आ गया होगा कि रिया ने आपको क्रिंज क्यों बोला। बबली, ओए छिपकली सी शक्ल वालियों, जी अमेरिकन इंग्लिश में है, जेड ब्रिटिश है, आई एम नॉट रॉन्ग, समझी? ओहो, बुआ तो अंग्रेज निकली। बुआ बुआ कहना बंद करो, मैं बबली हूँ, बबली। दिल पर दाफाश है, नीयत अय्याश है, ना बने शरीफ तू, बबली बदमाश है, बबली बदमाश है, ना बन शरीफ तू, बबली बदमाश है। अभी बताती हूँ तुम लोगों को। अरे क्या हो रहा है ये? क्यों मेरी बहन को परेशान कर रहे हो? तीनों अचानक ठिठक कर रुके। ये तीनों ना बहुत बदमाश है। अरे कुछ नहीं पापा, हम बस मस्ती कर रहे थे। गुप्ता परिवार में हमेशा ऐसे ही खुशहाली छाई रहती थी। हालांकि आजकल लव और उत्कर्ष को अपनी बहन रिया की शादी की चिंता सताने लगी थी। माँ, हमें रिया की शादी की बात शुरू करनी चाहिए, अब उसकी उम्र हो गई है। हाँ बेटा, मैं भी यही सोच रही थी। तुम दोनों ने कुछ सोचा है क्या? माँ, मैंने सोचा है कि हमारे ऑफिस में ना एक लड़का है, उसका परिवार बहुत अच्छा है, शायद उनसे बात की जा सकती है। हाँ माँ, और रिया को भी अब तैयार करना होगा ना। सही कहा दीदी, शादी की तैयारियां भी शुरू करनी होगी। अरे वाह, तो अब रिया की विदाई की तैयारी हो रही है। चलो इस बार तो मैं भी अपनी भतीजी की शादी में ढोल बजाऊंगी। अरे आप सब मेरे बारे में इतनी बात कर रहे हैं और कोई मुझे बता भी नहीं रहा। अरे तुझे क्या बताया, तू तो अब हमारी दुल्हन रानी बनने वाली है। सुन लिया, मैं तेरे लिए खास मेकअप आर्टिस्ट लाने वाली हूँ, तू देखना, तेरी डोली जब उठेगी पूरा मोहल्ला बोलेगा, वाह क्या लग रही है हमारी रिया। गांव बसा नहीं, लुटेरे पहले आ गए। रिया थोड़ी शर्मा गई, लेकिन इस मस्ती और चिढ़ाने से उसे भी बहुत खुशी हो रही थी। माँ, तू उसी से बात कर ले जो हमारे ऑफिस में है, या कोई और देखे? हाँ बेटा, बुला लो उन्हें, देख लेते हैं। मैंने ऑलरेडी बात कर ली है, वे लोग कल रिया को देखने आ रहे हैं। अरे तो फिर मुझसे क्या पूछ रहा था कि बुलाए कि ना बुलाए? फॉर्मेलिटी माँ। अरे वाह, चलो मैं अपनी स्टाइलिश भतीजी को सजाने का काम करती हूँ। सब कुछ बड़ी एक्साइटमेंट में चल रहा था। काजल, प्रीति और बबली ने मिलकर रिया को सजाने की तैयारी शुरू कर दी। घर में सभी बिजी थे और इस चक्कर में वो प्रेमलाल को कुछ भी बताना भूल गया। आप सबने पापा को बताया क्या?
अरे पापा तो शहर से बाहर गए हैं, जब लौटेंगे तब बता देंगे। उसी शाम लव के कलीग शानू का परिवार रिया को देखने आ गया। रिया ने गुलाबी साड़ी पहनी थी और बबली के स्पेशल मेकअप से बिल्कुल परी जैसी लग रही थी। दोनों परिवारों के बीच हंसी मजाक और गप्पों का सिलसिला शुरू हुआ। आपकी बेटी तो बहुत सुंदर है। जी, हमारी रिया है ही ऐसी। शानू भी बहुत हैंडसम लग रहा है। शानू और रिया को भी आपस में बातचीत का मौका दिया गया। दोनों ने एक दूसरे को पसंद कर लिया। मुझे आप बहुत पसंद है। मुझे भी आप बहुत अच्छी लगे। लेकिन तभी दरवाजे से आवाज आई। ये क्या हो रहा है? घर में मेहमान आए हैं और मुझे किसी ने बताया तक नहीं। जी वो हम आपको बताना भूल गए। भैया ये देखो, हमारी रिया की शादी की बात हो रही है। क्या? मेरी बेटी की शादी और मुझे खबर तक नहीं? पूरा माहौल एकदम से शांत हो गया। सब डर गए और बस प्रेमलाल के मुंह को ताकने लगे कि अब प्रेमलाल कौन सा फैसला सुनाएंगे। तभी प्रेमलाल बोले, पहले मुझे पूरी बात समझाओ। ये शानू कौन है? उसके परिवार वाले कौन है? और तुम लोगों ने मुझसे बिना पूछे ये सब तय कैसे कर लिया? जी वो लव और उत्कर्ष के ऑफिस का कलीग है। उसकी फैमिली बहुत अच्छी है। काम में बिजी हो गए और आपको बताने का ध्यान से ही उतर गया। हमने सोचा था आपके लौटने पर बता देंगे। भैया आप हमेशा डांटती रहते हो। अरे रिया की शादी है, खुशी की बात है। टेक अ चिल पिल। प्रेमलाल ने सभी की बातें शांत भाव से सुनी, लेकिन जब उन्होंने अपनी राय दी तो हर कोई सख्ते में आ गया। ये शादी नहीं हो सकती। शानू, मैं तुमसे और तुम्हारे परिवार से माफी चाहूंगा। आप लोग जा सकते हैं। ये सुनकर सबके मुंह खुले रह गए। खास तौर पर रिया का तो चेहरा ही उतर गया। क्यों? ऐसा क्या हो गया? इतना भी क्या गुस्सा कि इतने अच्छे रिश्ते को ना कर रहे हो? पहले मेरी बहन की शादी होगी। बुआ कंवारी बैठी है और भतीजी की शादी कर दूं, यह कैसे हो सकता है? पर पापा जी। पर कुछ नहीं। तुम्हारे ससुराल से पहली डोली मेरी बहन की, तुम्हारी बुआ जी की उठेगी। बात खत्म। प्रेमलाल की बात सुनते ही बबली खुशी से उछल पड़ी। भैया आप सच में मेरी शादी करवाने वाले हैं? ओह माय गॉड, अब मैं सच्ची में ना बबली बदमाश बन जाऊंगी। शानू के परिवार वाले थोड़ा असहज हो गए, लेकिन तभी शानू ने अपनी बात से सबको हैरान कर दिया। अंकल आप रिश्ता मत तोड़िए, मैं रिया का इंतजार कर लूंगा। आप पहले बबली बुआ की शादी करवा दीजिए। थैंक यू शानू। हमें भी कोई दिक्कत नहीं है, हम इंतजार कर लेंगे। शानू का परिवार वापस लौट गया। रिया मन ही मन खुश थी कि रिश्ता नहीं टूटा, लेकिन साथ में गुस्सा भी थी कि उसकी शादी अब टल गई। ये क्या मजाक है? बुआ की शादी के चक्कर में मेरी शादी पोस्टपोन हो गई। अरे अब गुस्सा मत कर, चल पहले बुआ के लिए लड़का ढूंढते हैं। हाँ, फिर दोनों की शादी एक ही मंडप में करा देंगे। बिल्कुल, और सोच 2 शादियों का डबल मजा। ठीक है, लेकिन जल्दी करो। अब पूरा परिवार बबली के लिए दुल्हा ढूंढने में जुट गया। सबसे पहले उन्होंने सोचा कि बबली से ही पूछ ले कि उसे कैसा लड़का चाहिए। बुआ बताओ तुम्हें कैसा लड़का चाहिए? मुझे ना शाहरुख खान जैसा लड़का चाहिए, रोमांटिक, स्मार्ट और कह दो कि तुम मेरी हो टाइप का। अरे बबली मजाक मत कर, सच में बता। अरे ठीक है, मुझे ऐसा लड़का चाहिए जो मुझे प्यार करे, जो स्मार्ट हो और क्या? और जो खाना बनाना जानता हो। हाँ, और जो गाना भी गा सके ताकि रोज आपके लिए रोमांटिक गाना गाए। हाँ, बिल्कुल। बबली की ये बातें सुनकर पूरा घर ठहाकों से गूंज उठा। घर वालों ने तय किया कि बबली बुआ के लिए एक लड़का ढूंढा जाए, लेकिन उनकी पसंद को ध्यान में रखते हुए। तभी उत्कर्ष ने गजब का सुझाव दिया। गोपीनाथ को बुलाते हैं। अरे ये कौन है? एक महाशय जो शादी करना चाहते हैं पर हो नहीं रही। आप लोग हाँ करो तो बुला लूं। हाँ बुलाओ ना, इतना ड्रामा क्या कर रहे हो? गोपीनाथ जो अधेड़ उम्र के थे और उनकी शादी अभी तक नहीं हुई थी, उनको ये प्रस्ताव दिया गया। गोपीनाथ दौड़े दौड़े चले आए। आइए गोपी जी, स्वागत है आपका हमारे गरीब खाने में। बहुत बहुत शुक्रिया आपको। बुआ हमने आपके लिए लड़का ढूंढ लिया है। सच में? कौन है? अरे ये सामने है तो। गोपीनाथ को देखते ही बबली का मुंह बन गया। फिर वो बोली, जी महोदय, आपका नाम क्या है? नाम तो गोपीनाथ है, पर प्यार से लोग गोपी कहते हैं, तो आपके लिए भी गोपी। गोपी? ये तो औरतों वाला नाम है। साथ निभाना साथिया में गोपी बहू नहीं थी?
जिस दिन लैपटॉप धो दिया था। बबली ठहाका मारकर हंस पड़ी और गोपीनाथ शर्म से लाल हो गया। नाम भले ही ऐसा है लेकिन मैं एकदम परफेक्ट हूँ। मैं खाना बना सकता हूँ, गाना गा सकता हूँ और क्या सिलाई कढ़ाई भी कर लेते हो? बच्चे भी तुम्हें पैदा कर लोगे? जी नहीं, पर मैं एक अच्छा जीवन साथी बनूंगा। चाचा जी एकदम शानदार इंसान है। बुआ हाँ कर दीजिए ना, ऐसा लड़का आपको बार बार नहीं मिलेगा। अरे रिया तू अंधी हो गई है क्या? ये लड़का नहीं, ये आदमी है, आदमी। गोपीनाथ उदास होकर चले गए। रिया को गुस्सा आ गया। ये क्या बुआ, इतना अच्छा इंसान था। अच्छा था तो तू कर ले शादी। मुझे लड़का चाहिए, अधेड़ उम्र का गंजा आदमी नहीं। अरे तो आप कौन सी लड़की हैं, आप भी तो औरत हो। बबली को रिया की ये बात बुरी लग गई। वो नाराज होकर अपने कमरे में चली गई। घर वाले परेशान हो गए कि बबली बुआ को कौन सा लड़का पसंद आएगा। तभी लव को एक आइडिया आया। बुआ को गोलगप्पे बहुत पसंद है ना, खासकर घनश्याम गोलगप्पे वाले के। क्यों ना उसे बुला लिया जाए। आर यू सीरियस? यस आई एम सीरियस। अरे लव सही कह रहा है, घनश्याम को ही बुलवाओ। लेकिन इस बार ना बबली को बताना मत, ये उसकी शादी के लिए है। जब उसे पसंद आ जाए तब बता देंगे। हाँ ये अच्छा आइडिया है। अगले दिन घनश्याम को घर बुलाया गया। उसने गोलगप्पे बनाए और सबको खिलाए। बबली का मूड अचानक अच्छा हो गया। बुआ कल के लिए माफ करना, मैंने ना आपके लिए ही घनश्याम को बुलाया है। अरे माफ कर दिया। वैसे इसके ना गोलगप्पे वाकई लाजवाब हैं। तो आपको घनश्याम अच्छा लगता है? हाँ, क्योंकि इसके जैसे गोलगप्पे किसी और के पास मिलते ही नहीं। ही इज दी बेस्ट। थैंक यू बबली जी। अरे इतना शर्मा क्यों रहे हो पगले? बबली गोलगप्पे खाती रही, घनश्याम शर्माता रहा। लेकिन फिर जब घर वालों ने बबली की शादी के बारे में बताया तो सब कुछ फिर से बिगड़ गया। बबली, हम सोच रहे थे कि अगर तुझे घनश्याम के गोलगप्पे इतने ही पसंद है तो क्यों ना तू इसी से शादी कर ले। ये तुझे बहुत खुश रखेगा। हाँ बहुत खुश रखूंगा। शादी इस घनश्याम से? क्यों, इसमें क्या बुराई है? इसकी शक्ल देखिए, गोलगप्पे बनाते बनाते गोलगप्पू जैसा ही लगने लगा है। ऊपर से इसका तलाक भी हो चुका है। ऐसा आदमी भला कौन चाहेगा? घर वालों ने माथा पकड़ लिया और घनश्याम उदास होकर वहां से चला गया। लेकिन उन लोगों ने हार नहीं मानी। अब क्या करेंगे? अरे वो कौन सा खिलाड़ी है जो बबली को बहुत पसंद है? विराट कोहली। हाँ हाँ वही, कोई वैसा ढूंढो ना। बबली आंखें बंद करके शादी कर लेगी। अरे वाह मम्मी जी, इट्स एन अमेजिंग आइडिया। लव और उत्कर्ष बड़ी मुश्किल से विराट कोहली का एक डुप्लीकेट ढूंढ कर लाए। बुआ ये देखो विराट कोहली। सच में? ओ माय गॉड, विराट कोहली। बबली ने तुरंत सेल्फी ली, घंटों बातें की। तुम्हें पता है ना मैं तुम्हारी सबसे बड़ी फैन हूँ। तुम्हारे मैच ना कभी मिस नहीं करती मैं। शुक्रिया। यार तुम तो एकदम असली लग रहे हो। आई लव इट। लेकिन जब शादी की बात छेड़ी गई तो बबली ने फिर से मना कर दिया। इससे शादी कर लो ना, सोचो तुम्हारे बच्चे एकदम विराट कोहली जैसे ही लगेंगे। जी बिल्कुल सही कहा। शादी और इससे? इसकी खुद की तो कोई पर्सनालिटी है नहीं, हर वक्त विराट कोहली बना घूमता है। हाँ तो तू कौन सी हुर की बरिया मोटी कहीं की। हक। मोटी सुनकर बबली को गुस्सा आ गया और वो उसे मारने लगी। लव और उत्कर्ष ने जैसे तैसे उसे बचाया और वापस भेजा। घर वाले थक हार कर जमीन पर बैठ गए। अब क्या करेंगे? शायद भगवान ही कोई चमत्कार कर दे। बबली की शादी को लेकर घर वाले परेशान थे, लेकिन सबसे ज्यादा रिया। उसकी अपनी शादी बबली के चक्कर में टल चुकी थी। मैं तो तंग आ गई हूँ, कब तक इंतजार करूं? धीरज रखो बेटा, बबली की शादी हो जाएगी तो तुम्हारी भी जल्दी हो जाएगी। पर बुआ को कोई आदमी पसंद ही नहीं आता। नहीं सॉरी, आदमी नहीं लड़का। उन्हें लड़का चाहिए ना। अब क्या करे, हमारी बुआ है ही कमाल। आपको मजाक सूझ रहा है? मुझे गुस्सा आ रहा है। अरे गुस्सा ना करो, सब ठीक हो जाएगा। दिन गुजरने लगे और इसी बीच रिया ने नोटिस किया कि बबली अक्सर किसी से छिप छिप कर बातें करती थी। पहले तुम रखो। नहीं तुम रखोगे। जाओ मत रखो, मैं भी नहीं रखूंगी। बहुत नॉटी हो तुम। बुआ किससे बात कर रही हो? अब अरे कुछ नहीं, वो मेरी सहेली थी। सहेली? ओके। रिया को शक हुआ। उसने घर वालों को बताया।
बबली बुआ किसी लड़की से बात करती है। अरे क्या बक रही हो? बक नहीं रही हूँ, आप लोग खुद नोटिस कर लेना। आजकल वो बस ना मोबाइल पर या तो बातें करती रहती है या फिर चैट। ठीक है देखते हैं। सबने बारी बारी से गौर किया और सच में बबली किसी से प्यार भरी बातें करती थी। बुआ का चक्कर चल रहा है। बबली और चक्कर? मुझे तो यकीन ही नहीं होता। यकीन कर लो मम्मी। अरे पर वो है कौन? वो फोन हर जगह साथ में लेकर जाती है, यहाँ तक कि बाथरूम में भी। पता कैसे करें? घर वालों ने बबली का फोन देखने की कोशिश की, लेकिन वो फोन कभी अपने से दूर ही नहीं रखती थी। एक दिन जब बबली घर से बाहर गई तो काजल ने उसके कमरे की तलाशी ली। उसे एक गिफ्ट के साथ एक लेटर मिला। प्रीति को ये बात पता ना चले, उसे बहुत बुरा लगेगा। नीचे सिर्फ एम लिखा है। ये एम कौन है? कहीं ये प्रीति के पापा मोहन तो नहीं? व्हाट द? सबकी आंखें फटी रह गई। ये हैंडराइटिंग भी मेरे पापा की लग रही है। हाय राम, भाई साहब की पत्नी को गुजरे तो बहुत वक्त हो गया है, शायद इसीलिए अकेलापन महसूस कर रहे होंगे। लेकिन ये कैसा अकेलापन कि बबली बुआ के साथ? छी 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 छी। सभी ने तय किया कि सच जानने के लिए बबली का पीछा किया जाएगा। एक दिन जब बबली घर से निकली तो सबने चुपके चुपके उसका पीछा किया। धीरे चलो, बुआ को पता ना चले। ये देखो, बुआ प्रीति के घर के सामने ही रुकी है। तभी एक आदमी मुंह छिपाकर घर से निकला और अपनी गाड़ी में बबली को बिठाकर चला गया। अरे ये तो मोहन अंकल है। हे भगवान! अब सबको यकीन हो गया कि बबली बुआ का मोहन के साथ चक्कर चल रहा है। घर लौटकर उन्होंने ये बात प्रेमलाल को बताई। यह तो बड़ी गड़बड़ है। ये कैसे हो सकता है? चलो बबली को शादी के लिए मना करते हैं और रिया की शादी करवा देते हैं, क्योंकि ये तो बदनामी वाली बात हो जाएगी भाई। ये सुनकर रिया तो खुश हो गई, लेकिन जब प्रेमलाल ने बबली से शादी के लिए मना करने की बात कही तो बबली, हमने सोचा है कि तुम्हारी शादी की कोशिश बंद कर देते हैं, रिया की ही शादी करा देते हैं। क्यों? मुझे शादी करनी है, कोई अच्छा लड़का ढूंढो ना। तो तुम किसका इंतजार कर रही हो? वही तो कह रही हूँ, इंतजार कर रही हूँ। ऐसा नहीं है, हम बस तुम्हारे अच्छे के लिए ही सोच रहे हैं। अरे तो फिर ढूंढो ना कोई लड़का, मैं तैयार हूँ। घर वाले उलझन में थे। वे जानते थे कि बबली बुआ का मोहन के साथ चक्कर है, लेकिन उनका आत्मविश्वास देखकर सब चुप रह गए। मुझे तो लगता है सीधे सीधे बबली से पूछ लेना चाहिए, उसे कोई पसंद है या नहीं। नहीं, ऐसा करने से वो बुरा मान जाएगी, कुछ और सोचो। तो फिर कह देते हैं उनसे शादी नहीं हो सकती। अरे वो नाजों से पली है, ऐसे बोलोगे तो उसका दिल टूट जाएगा। सब सोच में पड़ गए। तभी प्रेमलाल ने प्रीति को देखा और एक उपाय सुझाया। प्रीति, तुम अपने पापा से बात करो, पता लगाओ कि उनके और बबली के बीच में क्या चल रहा है। ठीक है बाबूजी। प्रीति ने अपने पापा मोहन से बातचीत शुरू की। पापा, आप और बबली बुआ काफी बातें करते हैं, है ना? अरे मैं तो उनसे कभी कभी बात करता हूँ, ऐसा क्यों पूछ रही हो? ऐसे ही बस जानना चाहती थी। वो बात अच्छी है ना? मोहन की बात से प्रीति और उलझ गई। तभी उत्कर्ष दौड़ते हुए आया। प्रीति, तुम तो अपने पापा से बात कर रही हो, लेकिन बबली बुआ इस वक्त किससे बात कर रही है? सब तुरंत बबली के पास पहुंचे। प्रेमलाल ने बबली का फोन छीन लिया। यह बताओ किससे बात कर रही है तुम? अरे कोई नहीं, बस एक दोस्त है। इसी बीच मोहन जोर से चिल्लाया। अरे ये मनोज किसी से बात कर रहा है, रुको मैं उसका फोन छीनता हूँ। दोनों तरफ फोन छीने गए। तभी बड़ा खुलासा हुआ। कौन है? मैं मोहन, मनोज का भाई। तुम कौन? मोहन भाई साहब आप? मैं प्रेमलाल। अरे प्रेमलाल भाई साहब आप? मतलब मनोज बबली से बात कर रहा था। मतलब बबली मनोज से बात कर रही थी? सबकी हंसी छूट गई। हे भगवान, हम बेवजह मोहन भाई को दोष दे रहे थे। पर बुआ को तो बस मनोज चाचा पसंद है। हाँ तो मैं बता नहीं सकती थी, आप लोग 50 सवाल पूछते ना। सब ठहाका लगाकर हंसने लगे। अब तो एक बात पक्की है, बबली की शादी में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। और मेरी भी। इस हंसी खुशी के साथ बबली बुआ की शादी की तैयारी शुरू हो गई। अब घर में सुकून और खुशियां लौट आई थी।